चिराग जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का क्या नज़रिया है इस कोरोना महामारी को लेके। अभी तक जितने रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से या एनजीओ की तरफ से, उसमें आप किस रूप में देख रहे हैं पूरे देश में इस रिलीफ ऑपरेशंस को? देखिए, पूरे देश की अगर आप बात करें, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का। एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। इससे पहले कभी हम लोगों ने इस तरीके की परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, जिस तरीके की परिस्थितियों का आज हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ये बात हकीकत है कि आप बनिस्बत अगर बाकी देशों के देखें, इस बात का श्रेय मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दूंगा कि बहुत खूबसूरती से उन्होंने अभी तक इस परिस्थिति को संभाला है। कठिनाइयाँ हुई हैं, परेशानियाँ हुई हैं, पर जिस हिम्मत के साथ और जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी सामने आते हैं और वो देशवासियों में एक आत्मविश्वास जगाते हैं। कल रात भी जिस तरीके से उनका देश के साथ संवाद था, उसमें भी जिस आत्मविश्वास के साथ वो सामने आए और उन्होंने नया मंत्र दिया कि इस आपदा को हम लोग को अवसर में बदलना है, तो ये कहीं ना कहीं देशवासियों का मनोबल भी ऊंचा रखता है। मुझे लगता है कि बनिस्बत अगर बाकी देशों के देखें तो हम लोगों ने काफ़ी ढंग से परिस्थिति को हम लोगों ने हैंडल किया है। और ये एक महामारी है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे, जीत हासिल कर लेंगे। चिराग जी, आपने प्राइम मिनिस्टर के कल के उस संबोधन का जिक्र किया, लेकिन कल का जो उनका संबोधन था जिसमें 20 लाख करोड़ के धनराशि की बात कही गई थी, बाद में तमाम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, एजेंसीज सब ने कहा कि इसमें से करीब 13 से 14 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो तो ऑलरेडी बजटरी एलोकेशन था, वो पहले से था। 5 से 7 करोड़ रुपया ऐसा है, लाख करोड़, जिसको लेके उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से नया कोई पैकेज दिया जाएगा। और उसमें भी जो उन्होंने जो समाज का सबसे वंचित, दबा कुचला या हम कहें कि गरीब तबका था, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक ऐलान प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं हुआ। तो इसको आप क्या ठीक मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से अपने कल संवाद में उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इसकी कई इंस्टॉलमेंट्स पहले आ चुकी हैं और ये टोटल ओवरऑल उन्होंने मिला के इसको 20 लाख करोड़ का कहा था। अगर आप इसको देखें ओवरऑल दुनिया से भी अगर आप इसकी तुलना करें तो मुझे लगता है भारत 5वें स्थान पर आता है। जीडीपी का कम से लगभग 10%, और इतनी अपेक्षा मुझे नहीं लगता कि शायद भारत में भी कोई कर रहा था। विपक्षी दल भी 10% तक हम लोग जाएंगे जीडीपी के, मुझे नहीं था कि ऐसी अपेक्षा कोई कर रहा होगा। सो डेफिनेटली ये एक बड़ा आर्थिक लिक्विडिटी मार्केट में दी जा रही है, जिससे डेफिनेटली आर्थिक लाभ होगा। और जो जिन वंचित वर्ग का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत प्रमुखता से, उन्होंने तो रेडी वाले, पटरी पर जो सामान बेचते हैं उनके लिए तक उन्होंने जिक्र किया, मजदूरों का उन्होंने जिक्र किया, किसानों को इससे कैसे राहत मिलेगी इसका जिक्र किया। मुझे लगता है बस थोड़ा सा ही समय और बाकी है, 4 बजे माननीय वित्त मंत्री जी इसकी डिटेल्स देंगी। जब तक एक बार डिटेलिंग नहीं पता चले, मुझे नहीं लगता कि इस पर हम लोग को ज़्यादा आकलन करने की ज़रूरत है। पर मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि अर्थव्यवस्था में ये जो 20 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी केंद्र सरकार द्वारा जो दी जा रही है, उसको वापस मजबूत करने के लिए और उसको नया जो विश्व गुरु का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, और हम सब कहीं ना कहीं उस राह पर चल रहे हैं। और आपदा को अवसर में बदलना इसी को ही कहते हैं। मुझे लगता है कि इस राशि से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। चिराग जी, हम लोग थोड़ा बिहार की राजनीति पर चलते हैं। और बिहार आपका भी कर्म क्षेत्र रहा है और आपकी पार्टी का एक मजबूत जनाधार है बिहार और झारखंड में। क्या वजह है कि बिहार देश की मुख्य धारा से कटा हुआ दिखाई दे रहा है इस महामारी के दौर में? देखिए, ये मेरे लिए भी, ईमानदारी से बोलूँगा मिश्रा जी, मेरे लिए भी चिंता का विषय रहा है। इसीलिए एक ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते निरंतर मैंने बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को पत्रों के माध्यम से उनसे संवाद सार कर, उनके अधिकारियों से बातचीत कर निरंतर जो जो सुझाव मेरे संज्ञान में आए या जहाँ जहाँ पर मुझे लगा कि हम लोग थोड़ी कमी कर रहे हैं, हम लोग को बेहतर करना चाहिए, तमाम वो जानकारी एक ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते मैंने उनके संज्ञान में मैंने देने का प्रयास किया।
मैं ईमानदारी से मैं इस बात को कबूलूंगा, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बिहार वासियों को राहत पहुंचाने में कहीं ना कहीं थोड़ी देरी की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बहुत पहले ही प्रवासी मजदूरों को वापस अपने राज्य में लाने के लिए उन्होंने पहल कर दी थी बसों के माध्यम से, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की दुहाई दी थी, पर अब तो वो भी दुहाई नहीं रही। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नीति बना ली है, ट्रेनें शुरू करा दी हैं, पर उसके बाद भी जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों का, और इसमें आर्थिक से ज़्यादा उनकी मानसिक कठिनाई है, इसीलिए मैंने एक पत्र भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी 2 दिन पहले भी लिखा, जिसमें मैंने 3 बिंदुओं पर उनसे आग्रह किया है कि उस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो प्रवासी मजदूर जिस राज्य में है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर कर उनके उचित रहने और खाने का बंदोबस्त वहीं पर किया जाए। अगर आप तस्वीरें देखें, एक एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में 100-150 से ज़्यादा मजदूर रहने को विवश हैं, और जिस बदहाल स्थिति में वो वहाँ पर रह रहे हैं उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा आग्रह मैंने उनसे किया था कि जल्द से जल्द उनको अपने राज्य लेकर आएं, पर उसमें पंजीकरण का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो इतना कठिन है कि एक आम मजदूर के लिए संभव ही नहीं है। आप ऑनलाइन बोल रहे हैं मजदूर को कराने के लिए, कैसे कोई स्मार्टफोन किस पास होगा, कितने ऐसे शिक्षित होंगे कि ऑनलाइन करेंगे। या जो हेल्पलाइन नंबर जो बिहार सरकार ने जारी किए हैं, आप भी उस पर संपर्क साध के देखिए, ना के बराबर किसी हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क हो पाएगा। आप कह रहे हैं नोडल अधिकारी के पास चले जाइए, लॉकडाउन में जहां एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने की इजाज़त नहीं है, वहां अधिकारी के अफसर के आवास या उसके दफ्तर पर जाना संभव नहीं है। तो ये तमाम कठिनाइयां आ रही हैं। मैंने राज्य सरकार से मैंने आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, और ट्रेनें भी उचित संख्या में चलाने की ज़रूरत है। मेरी बात हुई थी आदरणीय रेल मंत्री जी से, और उन्होंने गंभीरता से इस बात का विश्वास दिलाया था कि जितनी ट्रेनों की ज़रूरत है मजदूरों को लाने के लिए, उतनी केंद्र सरकार रेल मंत्रालय चलाएगा, पर उतनी संख्या में ट्रेनें चलें ये भी जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार की है कि वो सूची साझा करें कि किस राज्य में कितने मजदूर हमारे फंसे हुए हैं। अभी तक रेल मंत्रालय में उतनी सूची गई है नहीं गई है मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जो कि मजदूरों को आने से भी पाबंदी लगा रहे हैं। कर्नाटका उसमें से एक उदाहरण है, जहां पर मजदूरों को लंबे समय तक रोका गया था, उनको आने नहीं दिया गया था। तो मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार को थोड़ी और तत्परता दिखाने की ज़रूरत है। मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर कि वो इसके ऊपर और तत्परता से कार्य करेंगे। चिराग जी, 2 आपके प्रमुख नेता हैं जो सरकार में हैं वहाँ, बाकी रामविलास जी देश के बड़े नेता हैं और उनसे बहुत उम्मीद है समाज के उन वंचित लोगों को जो कि एक उम्मीद भरी नज़रों से देखते रहे रामविलास जी की तरफ, आपकी पार्टी की तरफ। लेकिन बिहार के सरकार में 2 लोग हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और दोनों लगभग 15 साल से इसी भूमिका में हैं बिहार की शासन में। क्या वजह है कि जब भी कोई दैवीय आपदा आती है या मानवीय आपदा आती है तो ये दोनों लोग एक ही स्वर में बोलते हैं कि बिहार सरकार के पास संसाधन की कमी है। 15 साल से ये लोग सत्ता में हैं, संसाधन जुटाने की, आर्थिक स्थिति मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही किसकी है? आखिर कब तक ये लोग अपनी जवाबदेही से बचते रहेंगे और सत्ता का में भी बने रहेंगे? आप एक मजबूत सहयोगी पार्टनर हैं और रामविलास जी की आवाज़ देश में सुनी जाती है, तो आप लोग इस बारे में क्यों नहीं प्रधानमंत्री या भारत सरकार से बात कर रहे हैं कि आप बिहार की जनता को क्या जवाब देंगे? अभी फिर साल भर बाद चुनाव में आप लोग जाएंगे, कैसे आप कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? 15 साल से आप सरकार में हैं। नहीं, देखिए, इस बात को मैं बहुत ईमानदारी से मैं कबूल करता हूं कि राज्य में जिसकी सरकार है, सरकार का जो मुखिया है, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बनती है, और इसीलिए मेरे लिए भी चिंता का विषय रहा है। मैंने निरंतर पिछले जब से भी हमारी एनडीए की नई सरकार बनी है, देखिए पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए की सरकार के साथ है, और लगभग 1.5-2 साल हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को, पिछले अलायंस में थे, महागठबंधन का वो हिस्सा थे, जब से एनडीए के साथ वो वापस आए और एनडीए की सरकार बनी है। आपने निरंतर देखा होगा लोक जनशक्ति पार्टी को, और मैंने खुद मुखर होकर निरंतर हर उस चिंता पर अपने स्वर बुलंद किए हैं, हर उस चिंता पर मैंने अपनी आवाज़ उठाई है जो मुझे लगा कि हमारे प्रदेश में अभी भी लैग कर रहा है, भले वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, भले वो एजुकेशन को लेकर हो, बट रेवेन्यू का आपने जिक्र किया, ये सबसे बड़ी चिंता आज भी बिहार में बनी हुई है। और इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जिम्मेदारी है उनके ऊपर, पिछले 15 साल से हमारे मुख्यमंत्री सरकार में है, उनसे बेहतर हमारे प्रदेश को और कोई नहीं जानता, पर अभी तक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, बेहतर अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की हो, उसके लिए मुझे लगता है नाकाफ़ी कदम अभी तक उठाए गए हैं। कई कार्य
करने की ज़रूरत है। आप इन मज़दूरों को ही आप देख लीजिए, मज़दूर जितने दूसरे प्रदेशों में हैं, अगर इन्हें हमारे ही प्रदेशों में रोज़गार के अवसर मिले तो मुझे लगता है पहली बात तो कोई मज़दूर अपना प्रदेश छोड़कर जाना नहीं चाहता, अपने घर परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता। और जब वो वहीं पर कमाएंगे, वहीं पर खाएंगे तो उसी राज्य के रेवेन्यू में उनका योगदान होगा, वहीं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ज़रूरी है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लेकर आएँ। अभी तक जिस तरीके से स्थानीय कानून व्यवस्था है वहाँ पर, लैंड लॉ को का आप जिक्र कर लें या व्यापार से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं उसका आप जिक्र कर लें, वो इतने सहज अभी भी नहीं हैं जिसकी वजह से दूसरे राज्यों से या दूसरी विदेशी कंपनियां वहां पर आके निवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हों। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग को सुधार करने की ज़रूरत है। जिक्र किया है मैंने तमाम इन बातों का हमारी बिहार सरकार से। मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस दिनों में, क्योंकि 15 साल बीत गए हैं, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहाना बनाने के लिए अब कुछ बाकी रहा है। जिम्मेदारी लेनी होगी मुख्यमंत्री जी को, बिहार की स्थिति को अब और बेहतर करना होगा। और अब तो एक खूबसूरत समय भी आ गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ही सपना था कि जितने देश भर में प्रवासी मजदूर हैं या दूसरे लोग जो बिहार छोड़कर गए हैं, उन्हीं का सपना था कि वो उनको वापस लाना चाहते हैं। आज जब वो वापस आ गए हैं तो उनको वहीं पे उनको स्थायी किया जाए, वहीं पर उनको सेटअप किया जाए। इसके लिए मुझे लगता है राज्य सरकार को अब काम करने की ज़रूरत है। विभिन्न योजनाओं के तहत, मनरेगा के तहत हो या फिर जनजीवन हरियाली मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है रोज़गार के अवसर अब वहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है। चिराग जी, मैं कोई अनायास मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ, न तो आपकी पार्टी की, ना आपकी, न रामविलास जी की, लेकिन पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, जो घटनाएं रही हैं, अगर हम झारखंड चुनाव की बात करें जो अभी कुछ माह पहले ख़त्म हुआ है, आप लगातार इस बात को कहते रहे कि गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है, अगर पॉलिसी यही रही तो गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा झारखंड के चुनाव में। लेकिन आपकी सलाह और आपके एक तरह से उन अलर्ट्स को गठबंधन के जो बड़े दल थे उन्होंने नज़रअंदाज किया। नतीजा आज है कि झारखंड से में दूसरे दल की सरकार है और आप लोग सत्ता से बाहर हैं। बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप बात करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी को लगता है कि बिहार की जनता उनकी बंधुआ मजदूर है और बिहार की जनता की मजबूरी है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना कर रखे और सुशील मोदी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना कर रखे। क्या यही कारण है कि वो लोग इस तरह से बिहार की जनता की समस्याओं को या अपने सहयोगी दलों के सलाह को नज़रअंदाज करते रहें या उसकी अनदेखी करते रहें? देखिए, आपने झारखंड का जिक्र किया। बहरहाल वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है। हम लोग का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम लोग का गठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित है। लोकसभा के चुनाव में हम लोग का गठबंधन है और बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोग का गठबंधन है। बाकी राज्यों में मैं ज़रूर चाहता हूं, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, दिल्ली में हम लोगों ने गठबंधन किया, मैं चाह रहा था कि झारखंड में भी हम लोग का गठबंधन के तहत ही चुनाव हो, बट बहरहाल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। बाकी प्रदेशों में, मणिपुर में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा और आज ही तारीख में मणिपुर में जो एनडीए की सरकार है वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक जो है वो सरकार में मंत्री हैं, उस सरकार का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, बल्कि चुनाव हम लोगों ने अलग लड़ा था। पर बहरहाल बाकी राज्यों की परिस्थिति अलग है। मेरी चिंता, बिहारी हूँ, बिहारी होने के नाते मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए ज़्यादा है, बिहार के लिए ज़्यादा है और ये बात मुझे भी थोड़ी सी चिंताजनक लगती है। और इसीलिए मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैं राजनीति करने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक युवा बिहारी हूँ। मैं आने वाले बिहार के सपने के भविष्य के बारे में सोचता हूँ, युवाओं के सपनों के बारे में सोचता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं दलगत राजनीति या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ते आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बिहार सही मायनों में बिहार का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरे लिए चिंता का विषय आज की भी तारीख में बना हुआ है कि क्यों हम बिहारियों को ही बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो शिक्षा के लिए, या मुंबई का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति बने जहां पर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आए, वहां पर आकर काम करें, वहां पर आकर रहें। ये मेरा सपना है और इसके लिए मैंने कई बार अपने गठबंधन पर भी मुझे सवाल उठाने की जरूरत पड़ी तो मैंने ईमानदारी से मैंने सवाल उठाए। इसका मतलब मैं कोई दबाव की राजनीति कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, पर मेरी चिंता है मेरे प्रदेश के लिए। मैं अगर बिहार सरकार का हिस्सा होता है, इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं मिश्र जी कि हम लोग बिहार में सरकार के सहयोगी जरूर हैं, सरकार का हम लोग समर्थन जरूर कर रहे हैं, बट लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है।
डिसीजन मेकिंग कमेटी में हमारा कोई विधायक नहीं है या कैबिनेट में हमारा कोई मंत्री नहीं है, तो हम लोग की भूमिका काफ़ी सीमित हो जाती है। बट उस सीमित भूमिका में होने के बावजूद भी जहाँ जहाँ पर मुझे लगा, कुछ समय पहले मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की थी, हर एक ज़िले में जहाँ जहाँ पर भी मुझे कामियाँ दिखी, भले वो स्वास्थ्य से जुड़ी हों, शिक्षा से जुड़ी हों, अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हों, सड़कों से जुड़ी हों, तमाम उन चीज़ों को मैंने बुलंदी से उठाया। इसलिए नहीं कि मैं अपनी सरकार पर मैं उंगली उठा रहा हूँ, इसलिए कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर जंगल राज का वो विकल्प बनकर आए थे, ये नहीं तो मुझे नहीं पता कि और कौन। इसीलिए मैं उनके संज्ञान में मैं तमाम इन बातों को देता हूँ। कई बार जानकारी के अभाव में भी चीज़ें नहीं सुधर पाती हैं, तो इसीलिए मैं उनके संज्ञान में देता हूँ कि एक बार उनकी जानकारी में आएगा तो ज़रूर परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। ये बहुत सही बात कही आपने कि नीतीश जी को बिहार की जनता ने जंगल राज के विकल्प के रूप में चुना था, और एक अरसे तक जो लालू जी की सरकार थी, जो सत्ता थी, उस पर आरोप लगता था कि लालू जी के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और वहाँ पर सरेआम जो है आम आदमी का चलना और जीना दूभर हो गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र भी आपने किया, कि बिहार में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा है कि जो आरोप, जिस तरह की सामाजिक और कानून व्यवस्था की स्थिति लालू जी के शासन में थी, उससे खराब स्थिति इस समय देखने को मिल रही है बिहार में। दूसरा, आप तमाम सोशल इश्यूज पर भी बहुत रेडिकल राय रखते हैं। ख़ासतौर से रिजर्वेशन के सवाल पर आपने खुलेआम कहा था कि समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। तो हम आपके इन विचारों को देखते रहे हैं और इसी आधार पर हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि क्या जो बंधुआ मजदूर की हालत में पहुंच गए हैं बिहार के लोग, देश के अलग अलग राज्यों में जो माइग्रेंट वर्कर एक बहुत बड़ी तादाद में बिहार में जा रहे हैं, बिहार में आज तक लैंड रिफॉर्म पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, और अब नई अर्थव्यवस्था, जो नए भारत की बात कही जा रही है और आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है कल, उसके आधार पर अब संकेत ये मिल रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म होगा, लैंड कानून में फिर एक बार बदलाव होने जा रहा है। तो क्या आपकी पार्टी जो नया बदलाव होने जा रहा है, जो कि पुराना लैंड रिफॉर्म तो ठीक से लागू नहीं हुआ बिहार में, और नया लैंड रिफॉर्म लागू करके, नया श्रम कानून लागू करके एक बार फिर समाज के कमज़ोर लोगों को उनके हक और हुकूक से वंचित किया जाने वाला है, इसको आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी, चाहे राज्य में या केंद्र में? देखिए, ये बहरहाल मुझे लगता है कि अभी चर्चा का विषय है, आने वाले समय में क्या क्या। प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर कल चार बिंदुओं पर उन्होंने अपने संवाद को केंद्रित किया था। उन्होंने 4 पिलर्स का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें लैंड था, लेबर था, लिक्विडिटी था और लॉज का उन्होंने जिक्र किया था। कानून में, लॉज में तमाम तरीके के लॉज आते हैं, लेबर लॉ उसमें डेफिनेटली एक प्रमुखता से आएगा, क्योंकि लेबर का भी उस पिलर में उन्होंने जिक्र किया, श्रमिकों का उन्होंने जिक्र किया है, ज़मीन का उन्होंने जिक्र किया है। तो तमाम इन बातों पर मुझे लगता है एक एक करके, और मुझे लगता है उसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। माननीय वित्त मंत्री जी जब आकर तमाम बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देंगी, मुझे लगता है उसके बाद हम लोग बेहतर तरीके से हम लोग बात कर पाएंगे। अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचारों को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाऊंगा एक बार जब मैं इन तमाम चीज़ों को पढ़ लूँ कि क्या सोच है केंद्र सरकार की। पर जहाँ तक रही बात राज्य सरकार की, भारत का एक संघीय ढांचा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी आधारशिला में आत्मनिर्भर बिहार की भी एक अहम भूमिका है। मुझे लगता है हमें बिहारी होने के नाते मुझे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है आत्मनिर्भर बिहार के ऊपर। उसको हम कैसे आत्मनिर्भर कर सकें। देखिए 15 साल हो गए सरकार को, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश है या ज़्यादा लेगरूम बचा है पिछली 15 साल की सरकार को कोसने का। आप हर बात पर हम लोग अब पिछली जंगल राज को या उसको हम लोग नहीं कोस सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग को एक अपनी नई आधारशिला रखने की ज़रूरत है आत्मनिर्भर बिहार बनाने की। तो मेरा ध्यान वहाँ पर ज़्यादा केंद्रित है, वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स को लेकर हो या श्रमिक कानून को लेकर हो या वहाँ पर अर्थव्यवस्था को लेकर हम लोग कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने प्रदेश में ला सकते हैं। मुझे लगता है उस दिशा में अब हम लोग को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चिराग जी, हम लोग सुना करते थे, आप भी सुनते आए हैं कि जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है वहाँ गवर्नेंस अच्छा रहता है, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था बेहतर रहती है। लेकिन इस कोरोना महामारी ने उन राज्यों की अर्थव्यवस्था और जो उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, इन राज्यों में
एक ही दल या एक ही गठबंधन की सरकारें 15 से 20 साल से चल रही हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत इन्हीं राज्यों में देखने को मिल रही है। चाहे वो मजदूरों की हालत हो, प्रवासी मजदूरों की हालत हो, स्वास्थ्य सेवा की हालत हो। क्या वजह है कि जहाँ पर 15 साल से 20 साल हो गया सत्ता में रहते हुए इन राजनीतिक दलों के, लेकिन वे एक जो बेसिक ढांचा होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर वे ध्यान नहीं दे पाए और वे बाकी माने लुभावने नारों में ही जनता को उलझाए रहे और सत्ता में बने रहे। देखिए, बाकी प्रदेशों का मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, पर हाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, तो बिहार का मेरा अनुभव ज़्यादा है। हकीकत है कि कई चीज़ें अब सतह पर आ गई हैं जो अभी तक दबी हुई थी, भले वो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को लेकर हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस आपदा की स्थिति में सतह पर आई हैं। पर वहीं से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से ही सीखते हुए इस चीज़ को अपनाना चाहूँगा कि इस आपदा को हम लोग को अवसर में परिवर्तित करना है। जो कमियां रहीं उसको पहली बात तो ईमानदारी से स्वीकारने की हमें ज़रूरत है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि कमियां हमें रही, हमसे कमियां रही हैं, भूल हुई है हमसे, उसको अब हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है। और हर क्षेत्र में जहां पर भी लगता है कि हम लोग को चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। मिश्र जी, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, हमारे प्रदेश की कहीं ना कहीं विडंबनाओं में से एक विडंबना ये रही है कि हमारे प्रदेश में जातीयता के आधार पर अभी तक चुनाव होते रहे हैं। अब इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जातीय समीकरण से उठकर जातीयता को तोड़ते हुए ईमानदारी से ऐसे नेताओं, ऐसी सरकार का चयन करें जो कि उनके लिए काम करें, जो उनके प्रति जवाबदेह हों, ना कि ऐसे लोगों के लिए क्योंकि वो मेरी जाति से आता है इसलिए मैं उसे चुनूं। कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की विडंबनाओं में से एक ये रहा है। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमारे प्रदेश में निरंतर विरोधाभास की सरकार रही है। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। पिछले 27 साल हम लोगों ने देखे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सरकारों में विरोधाभास रहा। केंद्र सरकार की कोई नीतियां राज्य सरकार ने धरातल पर नहीं उतरने दी, राज्य सरकार की कोई भी योजनाओं को केंद्र सरकार ने पारित नहीं होने दिया। तो ये विरोधाभास रहा। पिछले 1.5-2 साल से पहली बार ऐसा हुआ है, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, पिछले 1.5-2 साल से हमारे प्रदेश को पहली बार ये डबल इंजन की सरकार मिली है। मुझे लगता है, और मैंने आग्रह भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सुनहरे अवसर का हम लोग को लाभ लेना चाहिए। केंद्र सरकार का पूरी तरीके से सहयोग है। प्रधानमंत्री जी का जितनी बार मेरी उनसे बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, उतनी बार उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो बिहार के लिए हर वो चीज़ करने को तैयार हैं जो उचित हो, जो संभव हो। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, मुझे लगता है अब उससे उठकर, और यहीं पर जो आपने संघीय ढांचे का भी आपने जिक्र किया, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है पक्ष और विपक्ष। मुझे लगता है प्रतिपक्ष को भी अब अपनी भूमिका में सुधार करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के माहौल में हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, मुझे लगता है ऐसे में अगर सकारात्मक सुझाव प्रतिपक्ष की तरफ से आए तो वो ज़्यादा वेलकम किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि प्रतिपक्ष, अभी कल जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की उन्होंने चर्चा की, चर्चा करते ही तुरंत प्रतिपक्ष की तरफ से वार होना शुरू हो गया कि पैसे कहां से लाएंगे, ये फिर एक भाषण है, सिर्फ एक घोषणा है, धरातल पर नहीं उतरेगी। मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्वास रखने की ज़रूरत है। आज तक तो यही प्रतिपक्ष था जो मांग कर रहा था कि आर्थिक पैकेज दें, आर्थिक पैकेज दें। आज जब वो आर्थिक पैकेज आ गया तो आप सवाल उठा रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये तो आपको उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब आप आर्थिक पैकेज की आप मांग कर रहे थे। तो मुझे लगता है प्रतिपक्ष की भी अगर एक सकारात्मक भूमिका रहे, और ख़ास तौर पर ऐसे प्रदेशों में तो मैं ज़्यादा कल्पना करूंगा, बिहार जैसे प्रदेशों में जहां पर मुझे लगता है दलगत राजनीति के चक्कर में ही प्रदेश को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है अब सकारात्मक भूमिका के साथ ये संघीय ढांचा आगे बढ़ेगा तो प्रदेश को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। चिराग जी, एक आखिरी सवाल, आपकी बातचीत में दो चीज़ बड़ा खास निकल के आई है, और उस एक तो हम पूछने ही वाले थे लेकिन आपने खुद उसका जवाब दे दिया कि बिहार कास्ट पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी रहा है, और इसलिए बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण वहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स रही है। जनता उम्मीदवार नहीं देखती है, जनता पार्टियों का विजन नहीं देखती है, अपनी बिरादरी देखती है और वोट देती है। तो इसलिए डेवलपमेंट की बात उस सरकार से कैसे कर सकते हैं जो जात के आधार पर चुन के आई है। दूसरी बात जो आपने कही डबल इंजन सरकार की, बिहार विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें नीतीश जी लालू जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण हुआ था और जनसभा हुई थी बिहार में, जिसमें उन्होंने कई लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया था, कई लाख हजार करोड़ की।
और उसके तुरंत बाद जब चुनाव में बीजेपी हार गई और नीतीश जी और लालू जी की मिलकर सरकार बनी, तो नीतीश जी ने कहा कि जो घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की है चुनाव के दौरान, अब उनको पूरा करना चाहिए। बिहार को बिहार का ड्यू शेयर मिलना चाहिए, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, बिहार को उसका जो जीएसटी का शेयर है वो मिलना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, आप भी मान रहे हैं 2 साल से, अभी तक बिहार को उसका ड्यू शेयर नहीं मिला, उसको स्पेशल पैकेज नहीं मिला। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के साथ इंसाफ किया जाएगा? उम्मीद ही नहीं मिश्र जी, मेरा पूरा विश्वास है, और मेरा विश्वास मुझे मेरे प्रधानमंत्री से आता है कि उन्होंने जो जो बातें कही हैं उसको धरातल पर उतारने का उन्होंने उतना ही ईमानदार प्रयास किया है। पर वहीं साथ ही में जो मैंने बार बार मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है अभी तक, क्योंकि कई विभागों में हम लोगों ने देखा। बहरहाल मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं इसका बेहतर जवाब इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग ही दे पाएंगे, बट मेरा अनुभव रहा है कि कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर केंद्र के द्वारा दी गई राशि का भी पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसमें भी कई तरीके के लूप होल्स बाकी रह गए। इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को मुझे लगता है हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर विश्वास से कहूँगा, क्योंकि केंद्र में हम लोग सरकार के सहभागी भी हैं, हम लोग सरकार का हिस्सा है केंद्र में, जो कि बिहार में हम लोग नहीं है। बट केंद्र की तरफ से मैं ज़रूर विश्वास दूंगा, और मुझे लगता है ये विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी को है कि जो भी मांग बिहार सरकार करेगी केंद्र से, उसको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चिराग जी।